हेलो बच्चों। आज हम लोग केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है विलयन, उसके अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। ये केमिस्ट्री के विलयन वाले चैप्टर के पार्ट फर्स्ट के अंदर आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है आपका, उसके अंदर लिखा हुआ है कि निम्न में से आदर्श विलयन का उदाहरण है। तो देखिए, आदर्श विलयन वो विलयन होता है जिसके अंदर डेल्टा वी जीरो होना चाहिए। अब ये क्या है, आप इस तरीके से मान सकते हैं कि आपका कोई एक पदार्थ था और उसका आयतन 10 ml है, और कोई बी पदार्थ था, उसका आयतन भी 10 ml है। और अगर हमने इन दोनों को मिलाया तो इसके बाद इसका जो कुल आयतन है वो 20 ml होना चाहिए। 20 ml से ना तो कम हो ना अधिक हो। सही है, तो ऐसे विलयन क्या कैसे कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो ये है हेक्सेन और हेप्टेन। ये दोनों गैसें हैं, इनकी आणविक संरचना समान होती है, इसलिए ये जब मिलते हैं तो इनके अंदर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और हाँ, एक कंडीशन और याद रखिएगा, डेल्टा एच जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो भी ऐसा होना चाहिए शून्य। ना तो उन्हें मिलाने पर ऊष्मा रिलीज हो और ना उन्हें मिलाने पर ऊष्मा की जरूरत हो, यानी ना तो वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं हो ना ऊष्मा शोषी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसका मान ताप पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है। देखिएगा, इस क्वेश्चन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपको इसके सूत्र पता हो। जैसे मोललता है, मोललता का सूत्र होता है m बराबर W बटे m डैश बटे बड़ा W। तो इसमें आपने देखा कहीं पर आयतन नाम की चीज नहीं आ रही, अर्थात वी नहीं आ रहा। पीपीएम में सांद्रता है तो इसमें भी यही होता है। जैसा पीपीएम अगर हमें निकालना है ना, तो इसका सूत्र क्या होगा? तो ऊपर जो होगा वो विलेय का भार होगा, और वो भी किस में होगा? ग्राम में। और नीचे कौन होगा? विलयन होगा, वो भी किस में होगा? ग्राम में। तो देखिएगा, यहाँ पर भी दोनों चीजें किस में है? ग्राम में है, यानी कि यहाँ पर भी कोई आयतन नहीं आ रहा है। अच्छा, तीसरा देखते हैं मूलंश। तो मूलंश में भी आपको पता है काई बराबर किसका, जिसका मूलंश निकालना होता है उसका मूल बटे कुल मूल, है ना। और अगर इसके अंदर देखें मोल बराबर क्या होता है, तो मोल बराबर क्या होता है? भार, यानी डब्लू बटे अणु भार। तो इनमें भी कहीं पर आयतन नहीं आ रहा है। और चौथी चीज है आपकी मोलरता। और मोलरता का क्या होता है? मोलरता का होता है एम बराबर डब्लू बटे एम डैश बटे वी। किसमें आ रहा है? लीटर में। सही है। तो अब वी आ रहा है, वो वी क्या है? आयतन। और आयतन हमेशा याद रखिएगा, आयतन अगर कहीं का किसी भी चीज का है तो वो हमेशा ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाओगे तो आयतन में थोड़ा बहुत वृद्धि होगी। इसलिए वो क्या कह रहा है, निम्न में से किसका मान ताप पर निर्भर करता है? तो आंसर कौन सा हो गया? मोलरता आंसर है। सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, शुद्ध जल की मोलरता होती है। तो देखिए, शुद्ध जल की अगर मोलरता अगर हम निकालें तो हम किस में निकालेंगे? हजार में। तो फिर 1 लीटर में ही निकालना पड़ेगा। और 1 लीटर जल जो होता है, शुद्ध अगर जल है, तो उसका जो घनत्व होता है यानी कि डी, वो क्या होता है? वो 1 ग्राम पर ml होता है। क्लियर। तो 1 ग्राम पर ml होता है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर जो होगा वो 1000 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो जो हमारा मोलरता होगी वो क्या होगा? 1000, यानी उसका भार बटे उसका अणुभार। तो अणुभार कितना होगा? 18। तो 18 से अगर हम इसे भाग करेंगे तो आंसर आएगा 55.55। 55 आता जाएगा तो हम क्या कर देंगे? 56। सही है। 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 करते जाना, तो आपका इसका आंसर कौन सा सही है? ये वाला 55.56। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, गोताखोर श्वसन में प्रयुक्त की जाने वाली कौन सी गैस को मिलाया जाता है? तो देखिए, पहली बात तो याद रखिए, श्वसन में जो इस्तेमाल होने वाली गैसें होती हैं वो नॉर्मली O2 होती है। और कौन सी होगी? प्लस उसके अंदर नाइट्रोजन भी होती है। अब होता क्या है कि अगर उच्च दाब हो, कहीं पर दाब उच्च होगा, तो एक नियम है, आपने पढ़ा होगा हेनरी का नियम। सही है।
तो हेनरी ने कहा था कि अगर कहीं पर दाब अगर उच्च हो जाए तो जो विलेयता होती है, विलेयता वो बढ़ जाएगी, वो हमेशा बढ़ जाएगी। तो ऐसे में हमें ऐसी गैस मिलानी पड़ती है जो कि उच्च दाब पर भी जल में विलय कम हो, यानी सॉरी क्या नाम है, ऑक्सीजन के साथ में यानी ब्लड के अंदर विलय कम हो, यानी रक्त के अंदर विलय नहीं हो। तो ऐसी गैस कौन सी होती है? वो है हीलियम। अच्छा, इसके साथ साथ एक बात और याद रखिएगा, अगर हम हीलियम नहीं मिलाते हैं तो क्या होगा? तो जब उच्च दाब होगा तो होगा ये कि नाइट्रोजन जो है आपकी ग्लूकोज के साथ साइक्लोन के साथ जा रही है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की विलेयता बढ़ जाएगी। याद रखें, नाइट्रोजन की जो विलेयता होगी वो बढ़ जाएगी। सही है। और इससे क्या होगा कि जब भी वो जो गोताखोर होगा, वो जब समुद्र से निकल के बाहर को आ रहा होगा, तो ये नाइट्रोजन जो होगा वो बुलबुलों की शक्ल में रक्त के अंदर प्रवाहित होने लगेगा, जिससे कि उसको खतरा हो सकता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है आपका, मुख्यतः ताप में वृद्धि करने पर गैसों की द्रव में विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिएगा, ताप में अगर वृद्धि कर रहे हो तो याद रखें एक बात, जब भी किसी गैस को आपने किसी द्रव में मिलाया तो ये जो प्रक्रम है वो ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है, यानी कि ऊष्मा निकलेगी बाहर को। सही है। अब ऐसे में तुम और ऊष्मा नीचे से दे रहे हो तो होगा ये कि इसका नुकसान ये होगा कि ला शातिली के नियम ये कहता है कि सामने उस ओर चला जाता है जहां उसमें कमी हो रही हो। तो जब ऊष्मा निकल रही है तो इसका मतलब ऊष्मा है उसके अंदर है, और ऐसे में अगर हमने बाहर से ताप डाला तो होगा ये कि विलेयता जो होगी वो घटने लगेगी। सही है। और हाँ, अगर ये इसका उल्टा होता, और ऐसा हो सकता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इसमें अंतर्गत, आप ये वाली गैस को मान सकते हो हीलियम। हीलियम एक ऐसी गैस है कि अगर हमने ताप बढ़ाया तो विलेयता उसकी बढ़ती है। क्लियर? समझ लेना, हीलियम ऐसी गैस है कि अगर हमने ताप बढ़ाया किसी द्रव का तो उसकी विलेयता बढ़ेगी, क्योंकि वो ऊष्मा क्षेपी ना होकर ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया है, शोषी। सही है, याद रखिएगा, शोषी अभिक्रिया है। क्लियर? अगला देखते हैं, क्वेश्चन है आपका, विलयन की भौतिक अवस्था किस पर निर्भर करती है? विलय की भौतिक अवस्था पर, विलायक की भौतिक अवस्था पर, दोनों पर, किसी पर नहीं? तो देखिएगा, आप इसको बड़ा आसानी से समझ सकते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि विलय और विलायक में कौन अधिक होता है। जाहिर सी बात है विलायक अधिक होता है, ये आपने पढ़ा ही होगा। अब मान लो मेरे पास जल है, और जल मेरे पास लगभग 100 ग्राम है। सही है। और मेरे पास इसमें डाल रहा हूं मैं ग्लूकोज C6H12O6। सही है। और इसकी मात्रा है मेरे पास तकरीबन 5 ग्राम। सही है। तो आपको अंदाजा लगा लो, ये हो गया आपका विलायक, और ये हो गया आपका विलय। ये विलायक हो गया, ये विलय हो गया। सही है। अब अगर हमने इसे ग्लूकोज को डाला पानी के अंदर, तो पानी ठोस थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि ये तो ठोस है, पानी द्रव है। तो अगर हमने इसे इसमें डालेंगे तो कैसा अवस्था आएगी? दिखने में तो वो हमें अभी पानी ही नजर आएगा ना, जैसे नमक को आपने कभी पानी में डाला होगा तो नमक कम मात्रा में तो डालते हो, तो कम मात्रा में जो भी चीज डाली जाएगी वो अधिक मात्रा के अंदर विलीन हो जाएगी, और अधिक मात्रा की जो भी चीज होगी वही हमें दिखाई देगी। तो इसलिए विलयन की जो भौतिक अवस्था होती है वो हमेशा विलायक की भौतिक अवस्था जैसी होती है। विलायक अगर ठोस है तो विलयन ठोस होगा, विलायक अगर द्रव है तो विलयन द्रव होगा, विलायक अगर गैस है तो विलयन भी गैस होगा। क्लियर?